हेलो दोस्तों, क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि एक आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से किस तरीके से होता है। अब जब भी हम मेटल का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो डिपेंडिंग अपॉन कि मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है कि मॉडरेटली रिएक्टिव है, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर अपन एक हाईली रिएक्टिव मेटल का रिएक्शन कराते हैं जैसे कि सोडियम या फिर पोटेशियम, तो क्या होता है। तो जब भी हम एक हाईली रिएक्टिव मेटल का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है और वो इतना ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है कि उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम वो बहुत ही ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो फायर कैच कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जैसे सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन से बहुत ही दूर रखते हैं और इसीलिए हम उसे केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। अगर हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होंगे और बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं होंगे, अगर इस तरीके के सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं ऐसे? मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, लेड हो सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे फॉर्म अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा अपने ऊपर, जो कि उसको फर्दर कोरोजन से बचाएगी। तो इस तरीके की फिल्म को हम प्रोटेक्टिव फिल्म भी कह सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड जो है वो लो रिएक्टिव वाले मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉपर 2 जो है, कॉपर 2 का सब्सटेंस जब भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या करता है, एक लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, व्हेन हीटेड बट डज नॉट बर्न। मतलब क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर 2 ऑक्साइड की एक ब्लैक सी लेयर तो बना लिया, लेकिन वो फायर कैच नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत विग्रस नहीं है। वैसे ही अगर आप गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स की बात करोगे, तो गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, सिल्वर रिएक्ट करता है बट गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी अगर आप लोगे तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जैसे सब्सटेंसेस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, गोल्ड कभी कभी एक हल्का सा सिल्वर जो है वो कभी कभार एक हल्का सा ब्लैकिश सब्सटेंस बना लेता है, बट गोल्ड और प्लैटिनम तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इसीलिए ये जो मेटल्स हैं ये बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था दैट वाज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, जिसमें हमने देखा कि मेटल तीन तरीके के हो सकते हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव, और हमने देखा कि अलग अलग तरीके के मेटल्स किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि ये मेटल ऑक्साइड होता क्या है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो हाईली रिएक्टिव था कि मॉडरेटली रिएक्टिव था, अलग अलग सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे और जब वो रिएक्ट कर रहा था वो बना क्या रहा था, वो बना रहा था मेटल ऑक्साइड। अब समझते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है। कुछ कुछ एग्जांपल्स लेकर के समझते हैं। मान लीजिए सोडियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, तो Na की वैलेंसी कितनी होती है, +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस कर लो तो बनेगा Na2O। उसी तरीके से अगर आप कैल्शियम का रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे ही अगर आप कोई और सब्सटेंस ले लेते हो, मान लीजिए अगर आप मैग्नीशियम रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से अलग अलग सब्सटेंसेस जो हैं वो रिएक्ट करके और मेटल ऑक्साइड बना सकते हैं। अगर अपन 3 वैलेंसी वाले सब्सटेंस को लें, एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, तो सब्सटेंस बनेगा Al2O3। तो इस तरीके के जो ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है, इसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड्स। अब अगर अपन नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स की बात करें, तो मेटल ऑक्साइड्स को जब हम पानी के साथ लेते हैं तो वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक मेटल था, मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड को मैं पानी के साथ ले रहा हूं, मतलब मैं वाटर के साथ इसको रिएक्ट करा रहा हूं, तो क्या होगा, ये दोनों मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिए। वैसे ही यहां पर अगर मैं बनाऊंगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यहां पर बनाऊंगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा,
यहां पर बनाऊंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब ये जितने भी हैं इन सब में आप देखिए OH माइनस आयन लिबरेट हो सकता है अगर ये डिसोसिएट करेंगे। जैसे ये एक्वस सोल्यूशन में जाएंगे NaOH टूटेगा, किसमें टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में। वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें टूटेगा, कैल्शियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। वैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसमें टूटेगा, एल्यूमिनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड्स जनरली कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं क्योंकि ये OH माइनस आयन लिबरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक मेटल ऑक्साइड जो है वो हमेशा बेसिक होगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कभी कभी एसिडिक बिहेव करते हैं और कभी कभी बेसिक बिहेव करते हैं। और इस तरीके के मेटल ऑक्साइड्स जो कभी कभी एसिडिक और कभी कभी बेसिक बिहेव करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो Al2O3 है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को आप यहां पर मत लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर एल्यूमिनियम OH लिबरेट करेगा तो वो एक्चुअली एक बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड कभी कभी क्या करता है कि वो एसिडिक नेचर का भी बिहेव करने लगता है। अभी मैं कमिंग स्लाइड्स में बताऊंगा आपको कि वो किस तरीके से ऐसा करता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप जिंक ऑक्साइड देखोगे ZnO, तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या करते हैं, कभी कभी एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, कभी कभी बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इस तरीके के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ये बेसिक ऑक्साइड्स वाले में आप एल्यूमिनियम का एग्जांपल मत लिख करके आइएगा। अब समझते हैं कि ये एम्फोटरिक ऑक्साइड, ठीक है, एनोडाइजिंग वाले टॉपिक को हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं इस एम्फोटरिक ऑक्साइड वाले टॉपिक को। यहां पर देखिए एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बना कैसे, सबसे पहले समझते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस किए, बन गया Al2O3। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, अपन ने इसका रिएक्शन कराया है एसिड के साथ। ये रहा मेरा एसिड, ठीक, HCl जो है ये एसिड हो गया। अब एसिड का रिएक्शन जब मैं Al2O3 के साथ करा रहा हूं, मतलब यहां पर मेटल ऑक्साइड के साथ करा रहा हूं, तो एक बार प्रोडक्ट को देखते हैं क्या बन रहा है। ये तो बन गया वाटर, और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये है सॉल्ट। और हम जानते हैं कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पे Al2O3 कैसा बिहेव किया, यहां पर Al2O3 बेस के जैसे बिहेव किया। ठीक है, अब सेम Al2O3 का रिएक्शन अपन बेस के साथ करेंगे। तो मान लीजिए यहां पर मैंने मेटल ऑक्साइड ले लिया Al2O3 और इसका रिएक्शन कराया मैंने NaOH के साथ। NaOH क्या हो गया, एक बेस हो गया। जब मैं प्रोडक्ट को देखूंगा तो NaAlO2, ठीक है, इसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, ये एक तरीके का सॉल्ट है और ये हो गया वाटर। बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, तो बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो यहां पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड के जैसा। तो कभी कभी वो बेस के जैसे रिएक्ट कर रहा है और कभी कभी वो एसिड के जैसा रिएक्ट कर रहा है। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कभी कभी एसिड और कभी कभी बेस के जैसे रिएक्ट करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एम्फोटरिक ऑक्साइड्स का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक टॉपिक देखते हैं कि एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है और मेटल के ऊपर उसकी एक लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, उससे वो फर्दर प्रोटेक्ट करता है उस मेटल को, बचाता है कोरोजन से। इसको अपन बोलते हैं, इसी को यूज करके हमने एक टेक्निक बनाई, इसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम में हम क्या करते हैं, मेटल की एक लेयर, एल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ा देते हैं सब्सटेंस के ऊपर, जिसके कारण वो फर्दर कोरोड नहीं होता है। तो एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, एनोडाइजिंग के कारण होता क्या है, इट मेक्स इट्स रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट करना मतलब रेजिस्ट करता है, रोकता है। क्या चीज के लिए रोकता है, फर्दर कोरोजन को रोकता है, कि कोई भी मेटल जो है वो और फर्दर कोरोड ना हो। एनोडाइजिंग जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एल्यूमिनियम के ऊपर करोगे, आप एल्यूमिनियम की एनोडाइजिंग दूसरे दूसरे सब्सटेंसेस के ऊपर भी कर सकते हो ताकि उनका कोरोजन ना हो। ठीक, अब यहां पर देखो करते कैसे हैं एनोडाइजिंग, तो बोलता है एल्यूमिनियम इज मेड द एनोड। अब क्योंकि एल्यूमिनियम को एनोड बनाते हैं इसीलिए प्रोसेस का नाम एनोडाइजिंग रखे हैं। अब एनोड कैसे बनाते होंगे, तो भाई अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक बात को देखोगे तो दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। ठीक, ऊपर अपन बैटरी लगा देते हैं और यहाँ पर अपन इलेक्ट्रोलाइट
भर देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट बाथ में अपन जो 2 रॉड्स डिप किए उसमें से एक रॉड का नाम होता है एनोड और एक रॉड का नाम होता है कैथोड। तो क्या करता है, एल्यूमिनियम को हमको क्या बनाना है, एनोड बनाना है इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब यहां पर जो हम सब्सटेंस लेंगे ये हम लेंगे H2SO4 और यहां पर जो एक रॉड है एनोड जो रहेगी वो हम लेंगे किसकी, एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो सब्सटेंसेस को लेंगे। अब क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और एक थिक लेयर क्रिएट कर देता है जिसके कारण वो फर्दर कोरोड नहीं हो पाता है अंदर का सब्सटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम, बट ठीक है एक बार पढ़ लेना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ वाटर। अब समझते हैं कि मेटल जो है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, मेटल को अलग अलग क्लास में डिवाइड करके देखेंगे कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल था, कि कम रिएक्टिव मेटल था, कि ऐसा मेटल था जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम जो है वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, मतलब अगर आप ठंडा पानी भी लोगे, अगर आप कोल्ड वाटर भी लोगे तो भी वो रिएक्ट हो जाते हैं। और होता क्या है कि जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, कौन रिएक्ट करता है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो सोडियम और पोटेशियम जैसे केसेस में क्या करता है, उसमें आग लग जाती है, वो फायर कैच कर लेता है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए पोटेशियम को आपने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो बना क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और बहुत सारी हीट लिबरेट हुई। ठीक, मतलब हुआ क्या, के को आपने रिएक्ट कराया वाटर के साथ तो बना क्या, KOH। ये कैसे बना भाई, तो K की वैलेंसी है +1, OH की वैलेंसी है -1, क्रिस क्रॉस कर लो, KOH बन गया। साथ में रिलीज हुआ हाइड्रोजन गैस और हीट। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज हुई। इस हीट के कारण ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड के साथ क्या होगी, ये बर्न होने लगेगी। इसके कारण फर्दर जो पोटेशियम या सोडियम है वो भी आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके का होता है जब आप मेटल का रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ। अब क्या होता है, अगर आप कैल्शियम जैसे सब्सटेंसेस को लोगे तो ये भी रिएक्ट करते हैं लेकिन ये लेस वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर अपन इसमें देखें तो मान लीजिए कैल्शियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और हीट रिलीज हुई। हीट रिलीज होगी लेकिन वो हीट इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो फायर पकड़ ले, और साथ में यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये ऊपर एक लेयर बना लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की एक लेयर बन जाएगी और बुलबुले दिखाई देंगे हाइड्रोजन गैस के बने हुए। इसी तरीके से अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओगे तो वो हॉट वाटर के साथ तो रिएक्ट करेगा लेकिन वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसे सब्सटेंसेस की बात करोगे तो ना तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आपको उसको स्टीम फेज में लेके जाना पड़ेगा तब जाकर के रिएक्शन होगा। और वहीं पर अगर आप लेड, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड जैसे सब्सटेंसेस की बात करोगे तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं फिर से बताता हूं, सिल्वर, गोल्ड जैसे सब्सटेंसेस जो हैं वो बहुत कम रिएक्ट करेंगे, गोल्ड तो कहीं भी रिएक्ट नहीं करेगा, उसको हम इनर्ट मेटल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल विद एन एसिड। अब हमें समझना है कि एक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जब भी हम एक मेटल को एक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक मेटल लेकर के देखते हैं, मान लीजिए मेरा मेटल जो है वो है कैल्शियम। कोई एक एसिड लेके देखते हैं, मान लीजिए मेरा डाइल्यूट एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली स्प्लिट हो जाएगा H+ में और Cl- में। ये Cl- जाकर के क्लोरीन के साथ जुड़े, कैल्शियम के साथ जुड़ेगा। जैसे ही ये क्लोरीन कैल्शियम के साथ जुड़ेगा जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CaCl2। क्यों बनेगा ऐसा, Ca की वैलेंसी +2, कैल्शियम की वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, CaCl2, साथ में लिबरेट होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए सोडियम रिएक्ट किया H2SO4 के साथ तो क्या होगा, ये दो टुकड़े में टूटेगा, H+ बनेगा,
SO4 2 माइनस बनेगा, H प्लस के 2 एटम्स बनेंगे, ठीक। ये SO4 2 माइनस Na के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस कर लो तो बनेगा क्या, Na2SO4, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो क्या होता है, जब भी एक मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस हमेशा लिबरेट करती है। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को आप पॉप साउंड से जज कर सकते हो। जब भी एक बर्निंग कैंडल उसके पास लेकर के जाओगे वो पॉप साउंड से बर्न होगा, ठीक है। स्पेशल केस है इसमें नाइट्रिक एसिड का जो केस होता है ना, ये बहुत स्पेशल है। नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देता है। तो क्या होता है, नॉर्मली नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, क्योंकि HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, जिसके कारण कोई भी हाइड्रोजन जो है गैस वो नहीं इवॉल्व होती है। अगर आप ये सेम रिएक्शन में जो डाइल्यूट एसिड है वो आप नाइट्रिक एसिड लोगे तो ये रिलीज नहीं होगा। लेकिन इस स्पेशल केस में भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम लोगे तो मैंगनीज या मैग्नीशियम जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों कि ये एक्वारेजिया क्या होता है। बहुत कमाल की चीज है ये एक्वारेजिया। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो गोल्ड और सिल्वर जैसे सब्सटेंसेस होते हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ना एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनकी क्लीनिंग के लिए हमने एक सब्सटेंस बनाया है जिसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या होता है एक्वारेजिया, व्हाट इज एक्वारेजिया? तो मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। 3 पार्ट्स ऑफ क्या चीज, HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है जिसका नाम है एक्वारेजिया। अब इस एक्वारेजिया में खास बात क्या है कि इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, प्लैटिनम एंड अनलाइक मेटल्स। जैसे कि जितने भी ये जो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसे मेटल्स हैं जो नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रहे थे प्लेन एसिड्स के साथ, ठीक है। एसिड्स अकेले जब लेते हैं तो हम ये रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक्वारेजिया बनाने के बाद ये रिएक्ट करने लगते हैं, ठीक। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक तो ये हाईली कोरोसिव है, जो एक्वारेजिया है वो बहुत ज्यादा कोरोसिव है एंड इट इज अ फ्यूमिंग लिक्विड। फ्यूम्स निकल रहे हैं मतलब इसमें से धुआं निकलते रहता है, ठीक है। और ये जो फ्यूमिंग लिक्विड है ये बहुत ज्यादा कोरोसिव है, तो प्लीज 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 इसको बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ मेटल सॉल्ट्स। अब क्या करेंगे हम इस टॉपिक में, हम पहले एक मेटल लेंगे, फिर हम एक मेटल सॉल्ट लेंगे और उनके बीच में रिएक्शन करा के देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है, ऐसे केस में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है इट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लात मार के निकाल देगा लेस रिएक्टिव मेटल को और खुद उसकी जगह लग जाएगा, और कंपाउंड कौन बनाएगा, जो ज्यादा रिएक्टिव वाला है वो कंपाउंड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो बोलता है मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन। जैसे कि मेटल ए होगा, वो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बना लेगा और मेटल बी अलग हो जाएगा, ठीक। इसको एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन इसको एग्जांपल से समझने से पहले हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं द एक्टिविटी सीरीज या फिर द रिएक्टिविटी सीरीज। दोनों ही नाम से ये जाना जाता है, ठीक। अब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना एक्टिविटी सीरीज, अलग अलग एक्टिविटी सीरीज मिलेगी, क्योंकि किसी में 20 एलिमेंट्स को लेके बनाया है, किसी में 25 एलिमेंट्स को लेके बनाया है, किसी में 15 एलिमेंट्स को लेके बनाया है। आपको जो प्रिपेयर करना है वो ये वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की सीरीज है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें जो ऊपर वाला सब्सटेंस है, ठीक है, जितना ऊपर वाला सब्सटेंस होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। क्या होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा, और जो नीचे वाला है वो लेस रिएक्टिव होगा। क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन कराया सोडियम और मैग्नीशियम को ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने सोडियम का रिएक्शन कराया मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। किसका रिएक्शन कराया, सोडियम का रिएक्शन कराया मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। ये हो गया मेटल ए, ये हो गया सॉल्ट ऑफ मेटल बी। अब यहां पे क्या होगा, मैग्नीशियम और सोडियम दोनों के बीच में एक रेस लगेगी, ठीक है। अब इस रेस का विजेता कौन होगा, जो ऊपर है, तो सोडियम यहां पर रेस जीत जाएगा। अब क्योंकि सोडियम रेस जीत जाएगा
तो क्लोरीन के साथ रहने का सौभाग्य उसको प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, सोडियम अब क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, तो यहाँ पर बनेगा NaCl और मैग्नीशियम जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का जो रिएक्शन है ये हम इसी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप आयरन का एक कंपाउंड ले लेते हो और उसका कॉपर का एक कंपाउंड ले लेते हो और आप रिएक्ट कराते हो, तो क्या होगा देखते हैं। ठीक, तो मान लीजिए आपने FeSO4 लिया और रिएक्ट कराया है कॉपर के साथ। ठीक, चलिए अब देखिए Fe और कॉपर दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। और यहां जो मैंने लिखा है इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, ये रेस जीतने वाला है और ऑलरेडी इसी का कंपाउंड बना हुआ है, तो आंसर भी यही आएगा और यहां पर हो जाएगा नो रिएक्शन। लेकिन इसी की जगह अगर आयरन का रिएक्शन कराते FeSO4 के साथ तो क्या होता, फिर से इन दोनों की रेस लगती, आयरन जीत जाता, तो आयरन सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाता और FeSO4 बनता और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता। तो कौन कंपाउंड बनाएगा और कौन सा मेटल अलग हो जाएगा वो डिपेंड करता है एक्टिविटी सीरीज के ऊपर, और जितना ज्यादा ऊपर वाला सब्सटेंस होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये सीरीज आपको याद करके जानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अ नॉन मेटल। अब जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं हमेशा एक आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब एक समझते हैं कि आयोनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है। इस चीज को समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है NaCl। ठीक है, क्या बनाने वाले हैं हम, NaCl बनाने वाले हैं। अब समझते हैं कि ये NaCl कैसे बनेगा। NaCl में दो चीजें हैं, Na और Cl। अगर मैं Na लूंगा तो इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अगर मैं क्लोरीन लूंगा तो एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक, यहां पर 281 है, यहां पर 287 है। ठीक है, अब सोडियम मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन को अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा। ठीक, तो जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा वो बना लेगा Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। उस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करेगा और वो बना लेगा Cl माइनस। ठीक, तो होगा क्या कि Na जो है वो Na पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और Cl जो है वो Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब Cl नेगेटिव में चेंज होगा और Na पॉजिटिव में चेंज होगा तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, तो क्या वो हमेशा के लिए दे दिया, नहीं, वो सिर्फ तब तक के लिए दिया है जब तक दोनों साथ में हैं। अब जब दोनों साथ में घूमेंगे तो दोनों क्या बना लेंगे, दोनों एक कंपाउंड बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसमें ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट बना इसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव वाला पार्ट बना इसको हम बोलते हैं एनायन। और ये इनके बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड बेसिकली ना ऐसा डंडी नहीं होता है, बॉन्ड वो फोर्स होता है जो दोनों एटम्स को एक साथ जोड़ करके रखेगा। और ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये आयंस के बीच में बन रहा है। ठीक है, इसी चीज को समझते हैं एक और एग्जांपल से। अब समझेंगे इसको मैग्नीशियम क्लोराइड के एग्जांपल से। तो मान लीजिए मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 282, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 287। अब देखो क्या हुआ, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, मैग्नीशियम को बोल रहा है भाई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, लेकिन क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन तो स्टेबल हो जाएगा, बट क्या एक इलेक्ट्रॉन देने से मैग्नीशियम स्टेबल होगा, नहीं होगा, तो वो ऐसा काम ही नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, वो क्लोरीन को बोलेगा कि या तो तू दो इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर अपने ही जैसे एक और क्लोरीन को लेके आ जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने जैसे एक और क्लोरीन को ढूंढ के लाएगा। अब दो क्लोरीन आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब दोनों खुश हो गए, तो हुआ क्या, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव बन गया क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन्स दिया है, और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन लेके माइनस चार्ज के साथ है,
लेकिन ऐसे ऐसे कितने हैं, 2 हैं, इसीलिए क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। अगर मैं आयोनिक इक्वेशंस लिखूंगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम गिव्स राइज टू मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड chlorine, 2 chlorine takes 2 electrons and make 2 chlorine ions। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, दोनों में से किसी भी एक का, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाम से आता है, क्रॉस स्ट्रक्चर नाम से आता है, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रक्चर नाम से आता है, तो अलग अलग नाम से आता है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयोनिक कंपाउंड की। ठीक, तो सबसे पहला अगर अपन फिजिकल नेचर की बात करें आयोनिक कंपाउंड्स की, तो वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल सॉलिड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप सॉल्ट को देखोगे, ठीक है, तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं यार, वो सॉफ्ट नहीं होते, वो हार्ड होते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स हार्ड है, लेकिन वो चूरा है ना, पूरा ब्रिटल है, पाउडर फॉर्म में आ जाता है, चूरा हो जाता है। ठीक, अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसके 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये Na है, ये Cl है, तो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है। इंटर आयोनिक मतलब 2 आयंस के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक, ये सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, नमक को ये बस याद करके इसकी प्रॉपर्टीज लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अगर आप कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लोगे, जैसे कि अगर आप बेंजीन लोगे या अल्कोहल लोगे, तो इन सब में क्या होता है कि ये इनसॉल्यूबल हो जाता है। कंडक्ट्स इन सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करता है। जैसे अगर नमक है, आप उसको सॉलिड फॉर्म में लोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन 1 चम्मच नमक को अगर आप डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिए तो अब वो सॉल्ट वाटर हो गया, अब वो पानी जो है वो कंडक्ट करने लगेगा। तो वो मोल्टन स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और आयंस साथ में आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही।